गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए पिछले वीडियो में हम मेंडलीव की संश्लेषित आवर्त के लक्षण पढ़ रहे थे और आप लोग मेंडलीव की संश्लेषित आवर्त के लक्षण के बारे में थोड़ा बहुत जाना भी। एक बार आज हम फिर से आपको कुछ पॉइंटों को दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोगों को जोड़ते हैं क्रम से। चलिए ठीक। मेंडलीव की संश्लेषित आवर्त के लक्षण में हमने पहला लक्षण आपको बताया था कि इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहला लक्षण आप जानते हैं। दूसरा लक्षण आपसे किए थे वर्ग की बात कि इस सारणी में कुल कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। इस सारणी में कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप लोग देख चुके थे। हम बताया था पहले से लेकर के 7वां जो समूह था दो उप समूहों में बटा हुआ था, जिन्हें आप क्या कहते थे, उप समूह ए या उप समूह बी। जबकि वहीं पे 8वां जो समूह था 3 उप समूह में बटा हुआ था। उसके बाद एक और समूह था, इसे आप क्या कहे, शून्य समूह कहे। ये बता दिया गया था आपको। तीसरे पॉइंट पर हम बात किए थे, आप लोगों से आवर्त के बारे में बात किए थे। आवर्त क्या होते हैं। इस सारणी में कुल कितने क्षैतिज कॉलम हैं। इस सारणी में कुल 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताए थे पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को आप क्या कहते हो, लघु आवर्त कहते हो। जबकि 5वें, 6वें और 7वें आवर्तों को आप क्या कहते हो, दीर्घ आवर्त कहते हो। ये हो गया था। साथ ही साथ हम बताया था कि प्रत्येक आवर्त में कितने तत्व होते हैं। हम बताया था आपको पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 तत्व होते हैं, तीसरे में 8 तत्व होते हैं, चौथे में 18 तत्व होते हैं, 5वें में 18 तत्व होते हैं, 6वें में 32 तत्व होते हैं और 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है। आवर्त के बारे में बताए थे आपको। ये हो गया। चौथा पॉइंट संयोजकता के बारे में आपको बताए थे कि किसी समूह की समूह संख्या से उस समूह के तत्वों की संयोजकता के बारे में जानकारी मिल जाती है। आपको बताए थे पहले समूह से लेकर के चौथे समूह तक तत्वों की संयोजकता क्रम से 1 से 4 तक बढ़ती है। उसके बाद क्रम से संयोजकता घटती है, 3, 2, 1 और 8वें समूह की संयोजकता क्या होती है, परिवर्ती संयोजकता करता है और शून्य परिवारिक तत्वों की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। ये हमने आपको बताया था। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड जो भी थे इस समूह के क्रम है। पहले समूह के तत्वों की संयोजकता 1, 2, 3 जो भी है समूह की संयोजकता है। 8वें समूह के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, बदलती रहती है। उसके बाद एक और समूह है, इसमें क्या है, शून्य परिवार का तत्व, उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। तो किसी समूह की समूह संख्या से उस समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये बताया गया था। पांचों पॉइंट हम आपको बताए थे कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, क्रम से बढ़ती जाती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रम से क्या होती जाती है, क्रम से बढ़ती जाती है। ये बताया गया था आपको। ठीक है, क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परमाणु त्रिज्या निर्भर करता है 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक किस पर निर्भर करता है, एक परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, दूसरा नाभिक की आवेश पर निर्भर करता है। तो आपको बताया गया था कि समूह में ऊपर से नीचे की जैसे से बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्योंकि परमाणु क्रमांक तो इधर नहीं बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है और जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ये बता दिया गया था आपको। चलिए अगला टॉपिक हम लोग कुछ पढ़ते हैं आज। अभी लक्षण ये पढ़ेंगे, 5वां, 6वां, 7वां जो भी लक्षण होगा वो लक्षण हम पढ़ते हैं क्रम से। अगला लक्षण देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिखिएगा विकर्णी संबंध। अगला लक्षण जो भी लक्षण होगा हेडिंग डालिएगा विकर्णी संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं। विकर्णी संबंध क्या होता है देखते। प्रतिनिधि तत्व का हम आपको बता देते, प्रतिनिधि तत्व या निरूपक तत्व हम आपको बता दिए थे। इसके आगे आज हम देखते हैं विकर्णी संबंध। विकर्णी संबंध क्या होता है, हम आपको बताए थे आवर्त 2। आपको पता होगा कि आवर्त 2 में कुछ तत्व होते हैं, मतलब द्वितीय आवर्त
द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं जो उनके क्या होते हैं, जो एक दूसरे के विकर्णी जो एक दूसरे के विकर्ण परिवर्तित होते हैं, एक दूसरे के विकर्णी अभिमुख होते हैं, वही क्या होते हैं, विकर्णी संबंध स्थापित करते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों की बात करें, दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सभी किस आवर्त के तत्व हैं, दूसरे आवर्त के तत्व हैं। हम वर्ग की बात कर ले, फर्स्ट का है, ये सेकंड परिवार का तत्व है, ये थर्ड परिवार का तत्व है, ये फोर्थ परिवार का तत्व है। आप जानते हैं इस तत्वों को, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सभी तत्व दूसरे आवर्त के। तीसरे आवर्त के तत्वों की बात कर लिया जाए, तीसरे आवर्त के तत्व जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, ये सभी किस आवर्त के तत्व हैं, तीसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए विकर्ण आपको जानते ना, जैसे हम क्या करते हैं, आयत या वृत्त खींचते हैं और एक सिरा दूसरे सिरे से हम मिला देते हैं, तो क्या होगा, विकर्ण होगा। जैसे ए बी सी डी हम लिखते हैं, तो इस आयत में ए और डी क्या है, एडी विकर्ण है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पे जो भी तत्व उपस्थित हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के विकर्ण पर स्थित है, लिथियम कहाँ पे स्थित है, मैग्नीशियम के विकर्ण पर स्थित है, बेरिलियम कहाँ पे स्थित है, बेरिलियम एल्युमिनियम के विकर्ण पर स्थित है, बोरान कहाँ पे स्थित है, बोरान सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन के विकर्ण पर स्थित है। अर्थात जो भी एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित होते हैं, उन सभी तत्वों के गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। अर्थात यही क्या है, विकर्ण संबंध है। यहाँ से बहुत बार अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए लिथियम किस तत्व के साथ विकर्ण संबंध स्थापित करता है, ऐसे चारों तत्व दिया गया होगा। तो आप जानते हैं लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध स्थापित करेगा, मैग्नीशियम के साथ ही, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और बोरान किसके साथ, सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध स्थापित करता है। तो आप देख सकते हैं, लिख लीजिएगा, उसके बाद उदाहरण लिखिएगा, नोट कीजिएगा, विकर्णी संबंध लिखिएगा। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं, जो उनके क्या होते हैं, विकर्णी अभिमुख होते हैं। जैसे ले लीजिएगा, जैसे ही दूसरा तीसरा तत्वों को ले लें, कौन किसके साथ विकर्ण संबंध स्थापित करता है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला जो भी होगा संक्रमण तत्व, अगला ही डालेगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व भी आप जानते हैं, संक्रमण तत्व इंटरमीडिएट में भी पूछा गया कभी कभी, पिछली बार भी शायद पूछा गया, पिछले साल के पहले पूछा गया संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं। तो संक्रमण तत्व आप लोग जानते हैं। अभी हम आपको पुनः बताएंगे भी, हम संशोधित अमेंडमेंट की हम जब दीर्घाकार साल पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बता देंगे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ पे देख लेते हैं संक्रमण तत्वों को कहाँ पे रखा गया है। बताया गया आपको, आपने मेंडलीव की संश्लेषण अवस्था पढ़ा, आपको बताया पहले समूह से लेकर के 7वां समूह दो समूह में बटा हुआ है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ठीक, तो पहले से लेकर के 7वें समूह में जितने भी व्युग वर्ग के तत्व हैं, पहले से लेकर के 7वें समूह के जितने भी व्युग वर्ग के तत्व हैं, वो सारे तत्व कैसे तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। साथ ही साथ और 8वें समूह के जो सभी तत्व होते हैं, फर्स्ट से लेकर के पहले से लेकर के 7वें समूह के सभी व्युग वर्ग के तत्व और 8वें समूह के सभी तत्व कैसे तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बता सकते हैं, या संक्रमण तो यह भी हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके बाहर के दो कोष
अपूर्ण होते हैं, जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं लेकिन उससे पहले के सभी कोष पूरे भरे होते हैं, वो कैसे तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, हेडलाइन संक्रमण तत्व नोट कीजिएगा कि ऐसे तत्व जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं लेकिन उससे पहले के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण करके आपको दिखा देते हैं। कोई भी तत्व आप देख सकते हैं, आप देखिएगा आवर्त सारणी आप पढ़ रहे हैं, संश्लेषित आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, संश्लेषित आवर्त सारणी में देखिएगा द्विम वर्ग में कौन से तत्व हैं, 8वें समूह में कौन तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम एक आध तत्वों का करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हम आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देते हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कितना होता है? 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वांटम संख्या आप सभी लोगों को बहुत बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया गया, बताया भी गया है। अगर नहीं समझ में आया, पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखा करें। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा देखते कितना हो गया, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 और 20 6 26। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया किसका? आयरन का। आप देखिए ना यहाँ पे कितने कोष अपूर्ण है। देखिए पहला कोष पूरा भरा, पहले कोष में 1 कोष होता है, दूसरे कोष में 2 कोष होता है, तीसरे कोष में 3 कोष होते हैं, 3s 3p 3d। और आप जानते हैं तीसरे कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन यहाँ तीसरे कोष में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6 8 से 14। मात्र कितना इलेक्ट्रॉन है? तीसरे कोष में 14 इलेक्ट्रॉन है और चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन भर सकते कितना? भर सकते यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर के 2 कोष अपूर्ण है कि नहीं, लेकिन उससे पहले कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। आप पढ़ चुके हैं कि पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो बाहर के 2 कोष आपको पूर्ण मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। 2 कोष अपूर्ण है लेकिन उससे पहले के कोष क्या भरे हुए हैं, अर्थात एक ऐसा तत्व है संक्रमण तत्व है। बताया गया कि ऐसे तत्व जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं लेकिन उससे पहले के सभी कोष पूरे भरे होते हैं, वो कैसे तत्व होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। तो एक लक्षण आप ये भी जाने संक्रमण तत्वों को। और कोई किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा, अगर ऐसा आता है तो आप बड़े आसानी के साथ बताओ कि संक्रमण तत्व है। ठीक है, हमने आपको बताया था प्रतिरूपीय निरूपण बता दिए थे कि ऐसे तत्व जिनके बाहर का केवल 1 कोष अपूर्ण होता है वो कैसे तत्व होते हैं? प्रतिरूपी तत्व होते हैं। ये हो जाएगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं, आगे दिया गया आपका आंतरिक संक्रमण तत्व। ये डालेगा आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व। आप जानते हैं संश्लेषित आवर्त सारणी आपने देखा, बताया गया है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के बाहर नीचे की तरफ अगर देखें 2 क्षैतिज कॉलम थे, एक को आपने कहा लेंथेनाइड और दूसरे को क्या कहा? एक्टेनाइड। इन दोनों श्रेणियों के तत्वों को आप सामूहिक रूप से क्या कह सकते हो? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे मिलेगा आपको आवर्त सारणी, आप देखिएगा आप सभी लोग, यह लिखा होगा जिसका परमाणु क्रमांक 57। इससे आगे 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्व जो कहलाते हैं वो क्या होते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। कौन से श्रेणी के तत्व होते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्व होते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। वहीं पर नीचे उसी में देखिए परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के जो तत्व होते हैं वो कैसे तत्व होते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। किस तरह के तत्व कहलाते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और इन दोनों तत्वों के गुण क्या होते हैं? लगभग मिलते जुलते हैं। इन दोनों आवर्तों के, इन दोनों श्रेणियों के तत्वों के गुण लगभग मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है?
माना जाता है। मतलब इन तत्वों को बाहर रखा गया, आवर्त सारणी से बाहर रखा गया, लेकिन इनका स्थान होना कहाँ पे चाहिए था? आवर्त सारणी के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, तो कम से कम इसको आप याद कीजिएगा। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कितने परमाणु क्रमांक से लेकर कितने परमाणु क्रमांक तक है? तो 58 से लेकर के 71 तक के तत्व, 58 से लेकर के 72 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। कभी-कभी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया, और विकल्प में प्रश्न पूछा गया, जैसे ऐसे दे दिया गया कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 68 है, या कुछ भी दे दिया गया 59 है, 60 है, जो भी दे दिया जाए, कहा जाए बताओ किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो आप बता सकते हैं। अगर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 के बीच में होगा तो लेंथेनाइड, और इसके बीच में होगा माने कहा जाए कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 100 है, बताओ किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा? एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप इसको याद रखिएगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। आंतरिक संक्रमण पर ग्रेडिंग डालिए, इसके बारे में लाइन लिखिएगा। लिखिए, परमाणु क्रमांक 58 से, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लेंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लेंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक 90 से, परमाणु क्रमांक 90 के लिए 90 से 103, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन दोनों प्रकार के तत्वों को, इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों समूह, इन दोनों श्रेणियों के तत्वों को हम सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कह देते हैं। ठीक है, तो हो गया आंतरिक संक्रमण तत्व। आप कम से कम अगर ना कुछ जान पाए हो तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणु क्रमांकों को जानिएगा कि कितने से कितने कितने से लेकर के कितने परमाणु क्रमांक के तत्व लेंथेनाइड के होते हैं और कितने से लेकर कितने तक के एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। ये हो गया आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आप लक्षण बहुत जाने, कम से कम 8-9 लक्षण हो गया। 8-9 लक्षण बहुत हैं। आज हम इसका दोष भी देख लेते हैं। आप हेडिंग डालिएगा, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष या कमियां जो भी हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष, अगर आपने मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी पढ़ा तो यहां से आपको स्पष्ट हो गया कि क्या दोष होगा। कुछ दोष तो एकदम क्लियर है आपको। पहला दोष अगर देखा जाए, पहला दोष आपको क्या मिल रहा है? पहला दोष तो नहीं जान रहे हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के। हाइड्रोजन की स्थिति, तो पहला पॉइंट आप ये ले लीजिएगा, हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति पहला दोष आपका है। क्यों, मतलब क्यों दोष है हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो दो परिवार के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये है फर्स्ट परिवार का तत्व है। साथ ही साथ हाइड्रोजन किसके साथ समानता प्रकट करता है? साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सभी तत्वों के साथ भी क्या करता है? गुण में समानता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में दो जगहों पे स्थान दिया गया जो कि उचित नहीं है। हाइड्रोजन को कहीं भी जगह पे स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है? दोनों समूहों के तत्वों के साथ गुण में समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए क्या है? हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के दोष है। हम बताते हैं क्यों समानता प्रदर्शित करता है। ये आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का आगे जो भी होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को या 1s1 इसका होगा। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को 1s2 2s1 इसका होगा। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास है ना। यहां से आपको क्या पता चल रहा है? अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्यों रखा गया? कुछ समानता प्रदर्शित कर रहा है इसलिए। अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के मतलब इस समूह के जितने भी हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद इस समूह के जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रवेश कर रहा है? ये कोष में प्रवेश कर रहा है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह से सभी इस समूह के सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना क्या है? उचित है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा भी गया है। पहली समानता है। दूसरी समानता की हम बात कर ले। दूसरी समानता आप ये जानते हैं, अगर देखिए हम जैसे इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम क्या करेगा? अपना आंशिक पूरा करने के लिए लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। सोडियम भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? सोडियम का धनायन बना लेता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इस समूह के जितने भी तत्व हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेते हैं? धनायन बना लेता है। इसी तरह से हाइड्रोजन में भी क्षमता पाई जाती है। हाइड्रोजन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन का धनायन बना लेता है। तो इस समूह के तत्वों के साथ गुण में समानता प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं? समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना क्या है? उचित है, इसलिए रखा भी गया है। दूसरी समानता हो गया। तीसरी समानता की हम बात कर ले। तीसरी समानता में दिखाई दे रहा है कि अगर देखा जाए इस समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? इस समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। इस समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। मतलब संयोजकता में समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना क्या है? उचित है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया है। तीसरी समानता हो गया। चौथी समानता की बात कर ले हम। चौथी समानता ही प्रदर्शित करता है जितनी भी धातुएं हैं इसमें हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेती हैं और क्या करती है? धातु का हाइड्राइड बना लेती है। क्या बना लेती है? हाइड्राइड। जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे तो क्या बना लेगा? लिथियम का हाइड्राइड बना लिया। क्या बना लिया? लिथियम का हाइड्राइड बना लिया, बनाएगा ना। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे तो क्या बना लेगा? सोडियम का हाइड्राइड बना लेगा। अर्थात इस समूह के जितने भी तत्व हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मतलब क्या करते हैं? धातु का हाइड्राइड बना लेते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा है और रखना उचित भी है। ठीक है। लेकिन जिस तरह से हाइड्रोजन फर्स्ट परिवार के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, उसी तरह से हाइड्रोजन सेवंथी परिवार के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ पे रखना भी उचित है। कैसे समानता पर यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात कर ले, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 9, इसका 17 है और जो भी होगा 35 36। हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को 1s1 ये तो हुआ। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2 1s2 2s2 2p 2 4 5 2p5 ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ। इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अगर देखें पहली समानता की बात हम कर ले, इस समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? इस समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। जब संयोजकता में समानता है तो हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना उचित है कि नहीं? उचित है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया है। पहली समानता हो गया। दूसरी समानता
मान लिया इसका स्टेप क्लोरीन नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर तो अपना स्टेप पूरा कर लिया। क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड बना लेता है। तो इस समूह के जितने भी तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, अपना स्टेप पूरा करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या करता है, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी हाइड्राइड बना लेता है। तो इस परिवार के तत्वों के साथ भी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, समानता प्रदर्शित कर रहा है ना, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना उचित है। ये समानता हो गया। अगली समानता की बात कर रहे हैं हम, 2 समानता आपको बता दें, तीसरी समानता की बात कर रहे हैं हम। ये भी हम देखें, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन के साथ सभी तत्व क्रिया के हाइड्राइड बनाए, उसी तरह से यहाँ भी सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया के क्या बना लेते हैं, हैलाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हैलाइड। जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन के साथ क्रिया कर ले तो क्या बना लेता है, HF बना लेता है, बना लेगा ना, ये बना लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। क्लोरीन है, ये भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर ले, क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अर्थात ये भी समानता प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, इस प्रकार के तत्व जो होती है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हो है क्या बनाते हैं, हैलाइड भी बना लेते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे भी रखना उचित है। तो हाइड्रोजन के अस्तित्व को लेकर विवाद है कि हाइड्रोजन दोनों परिवार के तत्वों के साथ गुण में समानता प्रदर्शित करता है, जो कि उचित नहीं है। तो पहला हम दोष देखे हाइड्रोजन के अस्तित्व को लेकर के, लगभग समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए वीडियो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला दोष है असमान गुण वाले तत्वों को, दूसरा दोष है आपका असमान गुणों वाले तत्वों को, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुणों वाले तत्वों को तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखना, तत्वों को अलग अलग समूहों में रखना, ये भी एक दोष है। मतलब इस सारणी में क्या देखा गया, समूह जो था उप समूह में बटा हुआ था, और जो दोनों समूह के तत्व होते थे उन दोनों समूहों के तत्वों के गुण पूर्ण रूप से समानता प्रदर्शित नहीं करते थे। तो मतलब जिनके गुण क्या थे, जिनके गुण समान थे उनको क्या किया गया, अलग अलग कहीं पे रखा गया है, और जिनके गुण क्या थे, असमान थे, उनको क्या किया गया, साफ साफ रखा गया है। ऐसा भी एक दोष है। जैसे अगर आप पहले परिवार में देखो, पहले परिवार में भी फर्स्ट के नीचे जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम के सभी तत्व, सोडियम, पोटेशियम सभी तत्व हैं, वही सेकंड बी के फर्स्ट डी के नीचे भी देखो लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, पारा लिखा हुआ है, सोना लिखा हुआ है, चांदी लिखा हुआ है, ये सारे तत्व लिखे गए हैं फर्स्ट बी में, जो कि दोनों सभी मतलब पूर्ण रूप से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं लोग, तो उनको यहाँ पे रखना नहीं चाहिए था, कहीं अलग समूह में रखना चाहिए था। जो आगे हम अगली आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहाँ पे वही किया गया कि जिनके गुण समान थे उनको एक समूह में रखा गया, जिनके गुण भिन्न थे उनको कहीं अलग रखा गया है। तो क्यों पॉइंट से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा, या समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। ये दोष हो गया। अगला दोष है आठवें वर्ग के तत्वों को 3-3 के समूह में रखना। तीसरा दोष आपका है आठवें वर्ग में तत्वों को 3-3 के समूहों में रखना, 3-3 के समूहों में रखना, ये भी एक दोष है। ठीक है, आप देखिए कि पहले से लेकर के 7वां समूह 2-2 उप समूह में बटा हुआ है, 8वां समूह जो है 3 उप समूह में बटा हुआ है, तो दोष है कि नहीं? या तो 8वें समूह को हमें क्या करना चाहिए था, 2 समूह में बांटना चाहिए था, या तो पहले से लेकर के 7वें समूह को हमें 3-3 के समूह में बांटना चाहिए था। तो 8वें समूह को लेकर के भी क्या है, एक दोष है। अगला दोष जो महत्वपूर्ण दोष आप लोग पढ़े हैं, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। आपका तीसरा चौथा दोष है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, जो कि दोष है। इसे भी क्या करना चाहिए था, लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को भी आवर्त सारणी के अंदर स्थान देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर नीचे की तरफ 2 क्षैतिज कॉलमों में
स्थान दिया गया है। ठीक है, आपको बताया गया है, लेते हैं हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है धातुओं तथा अधातुओं की स्थिति। पांचवी स्थिति है धातु तथा अधातुओं की स्थिति। मतलब इस सारणी में धातुओं तथा अधातुओं को किसी एक तरफ रखने का प्रयास नहीं किया गया कि धातु को किसी एक तरफ रखा जाए और अधातु को किसी एक तरफ रखा जाए, ऐसा करने का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। मतलब बीच बीच में कहीं धातु रखे गए हैं तो कहीं अधातु रखे गए, ऐसा किया गया है। लेकिन जो अगले आप सारणी लोग पढ़ेंगे उस सारणी में इसका विशेष ध्यान दिया गया कि धातु को एक साथ रखा गया है और धातु को एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। ये हो गया लास्ट पॉइंट आज के आप लोगों का कि तत्वों की एक ही संयोजकता का प्रदर्शित होना। तत्वों की एक ही संयोजकता का प्रदर्शित होना मतलब कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो एक ही संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो क्या करते हैं, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपको बताया भी कि जो भी सेकेंडरी परिवार के जितने भी तत्व होते हैं और आठवें समूह के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं अर्थात उनकी संयोजकता एक से अधिक होती है। तो ये एक दोष है। ठीक है, ये मेंडलीव की संश्लिष्ट आवर्त सारणी का दोष था, हमने दोष पढ़ा और मेंडलीव की संश्लिष्ट आवर्त सारणी लोग पढ़े। ये हो गया। अगला टॉपिक जो भी होगा कल हम पढ़ेंगे दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी। ठीक है, आप लोगों के पास दीर्घाकार आवर्त सारणी होगा, सभी के पास लगभग होगा। अगर हो तो कल जब क्लास चले, कल मतलब जब क्लास चले तो क्या करें, उस आवर्त सारणी को लेकर बैठे जिससे आप लोगों को समझने में भी और भी आसानी हो। या किताब होगा, किताब में भी आवर्त सारणी बना हुआ है, उसको भी लेकर आप साथ बैठेंगे और देखेंगे। हमारे पढ़ाने से पहले एक बार पहले आप अगर देख लेते हैं तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।